बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। प्रोग्राम में आज जुम्मा है तो आप सबको जुम्मा मुबारक भी कहती हूँ। नाज़रीन, हमारे लोग कहते नज़र आते हैं, हमारे आसपास सोसाइटी में हर कोई ये कहता है कि वक्त है, ऐसा लगता है पर्द लगा कर उड़ रहा है, ऐसा लगता है हमारे पास टाइम ही नहीं है। हम कोशिश करते हैं वक्त को बचाने की, हम कोशिश करते हैं कि हम अपने ये काम भी कर लें, वो काम भी मुकम्मल कर लें, लेकिन वक्त ही नहीं होता कि हम अपने काम मुकम्मल कर सकें। लेकिन असल बात यह है कि हमने अपने वक्त को सही तरह डिवाइड नहीं किया हुआ। एक चीज़ ये, और दूसरी चीज़ ये है कि हमारी मसरूफियात इतनी ज़्यादा हो गई हैं, हम सोसाइटी में इस हद तक घुल मिल गए हैं, इतने ज़्यादा मसरूफ़ हो गए हैं कि हमारे पास वक्त को डिवाइड करने का या अपनी चीज़ों को सही मैनेज करने का वक्त नहीं होता। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि वक्त में शायद बरकत नहीं रही, रिस्क में बरकत नहीं रही, लेकिन असल चीज़ ये होती है कि हमें उन चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। जिस तरह घर के बजट को मैनेज करना पड़ता है, उसी तरह अपने वक्त को और अपने पैसों को भी मैनेज करना पड़ता है। बहरहाल आज के प्रोग्राम की जानिब बढ़ती हूँ। काफ़ी अहम इश्यूज़ हैं जिन पे आज बात करने जा रही हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ कि आज हमारे प्रोग्राम में बहुत ख़ास गेस्ट भी मौजूद हैं, क्योंकि हम बात करेंगे पाकिस्तान में जो मजहबी सयाहत है उसके हवाले से। मजहबी सयाहत की टर्म बहुत कम लोगों ने सुनी होगी, लेकिन हम इस पर भी बात करेंगे, कुछ और अहम इश्यूज़ के हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक शेर से मैं जो मेरा टॉपिक है पहला, उसके हवाले से मैं आगाज़ करना चाहूँगी। हादसे से बड़ा ये सानहा हुआ, लोग ठहरे नहीं हादसा देकर। हादसात क्या होते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम कहीं से गुजर रहे हैं, कोई एक्सीडेंट हो गया तो शायद ये हादसा है। हादसात सिर्फ ये नहीं होते, हादसात ये होते हैं कि जो हम अपनी ज़िंदगी में ख़ुद भी अक्सर पैदा कर देते हैं। एक बहुत अफसोसनाक हादसा कुछ दिन पहले पेश आया है। एक शख्स जिसने अपनी बेटी को कत्ल कर दिया, और इस बिना पर कत्ल किया। उस बच्ची की लाश मिली है इस्लामाबाद के मेट्रो स्टेशन से। और कत्ल क्यों किया गया उस आदमी की जानिब से कि वो अकेला था, उसके साथ उसकी बेटी थी, बीवी उसकी थी नहीं, उसको छोड़ के जा चुकी थी। तो उस आदमी का मसला ये था, अपनी बेटी के साथ वो रह रहा था फुटपाथ पे, सड़कों पे। वो जहाँ जाता था नौकरी मांगने के लिए, जिससे भी नौकरी मांगता था, लोग कहते थे कि तुम्हारी बच्ची साथ है तो हम तुम्हें नहीं रख सकते, तुम अकेले आ जाओ तो तुम्हें रख लेंगे, तुम्हें नौकरी भी दे देंगे, तुम्हारा रिहाइश का भी कर देंगे। वो जहाँ जहाँ जाता था शख्स, उसको नौकरी सिर्फ इस बिना पे नहीं मिलती थी कि उसकी बच्ची उसके साथ है। और इसी तकलीफ़ के बायस कि उसको उसकी बेटी की वजह से नौकरी नहीं मिल रही, उस आदमी ने अपनी बेटी को कत्ल कर दिया। इसको हम हादसा नहीं कहेंगे, इसको हम सानहा कहेंगे, अपने माशरे का सानहा। ये हमारी माशरती सोच, हमारा माशरे का रवैया है कि लोग इस तरह के कदम उठाने पर मजबूर हो गए हैं। 1400 साल पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियों के कत्ल को बड़ा गुनाह करार दिया था, और बेटियों को वो दर्जा दिया था, औरत को वो दर्जा दिया था जो कि बाद में आने वाले या पहले के किसी मज़हब ने वो दर्जा नहीं दिया था। लेकिन हम, ऐसा लगता है कि हम आज भी उसी मुकाम पर मौजूद हैं जो कि इस्लाम के आने से पहले का वक्त था। हम अब भी अपनी बेटियों को कत्ल करने से हिचकिचाते नहीं हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि जो जान हमारे साथ मौजूद है वो अपना रिस्क, अपना नसीब साथ लेकर आई है। हम लोग कत्ल करने में या कोई भी बड़ा कदम उठाने में बिल्कुल आर महसूस नहीं करते। ये बहुत अफसोसनाक सानहा पेश आया है। हमें इस पे सोचने की ज़रूरत है कि हमारे रवैये क्या हैं, हम किस तरफ जा रहे हैं, हमारी सोसाइटी किस तरफ जा रही है कि हम बच्चियों को खुद पे अब भी बोझ महसूस करते हैं। 1400 साल पहले का वक्त और अब एक ही वक्त है, हम बच्चियों को अब भी वो मुकाम नहीं देते। इसी हवाले से हम बात करेंगे। इस्लामी स्कॉलर अल्लामा हफीजुल्लाह बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ। सर, इस वाक़े का जिम्मेदार हम किसको कहेंगे? कौन जिम्मेदार है? ये मुआशरा जिम्मेदार है, हम लोग खुद ज़ाती तौर पर जिम्मेदार हैं जो कि इस तरह का अमल कर गुजरते हैं और सोचते भी नहीं हैं कि हमने क्या कर दिया कि इंसानी जान को हमने मार दिया। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। कुरान मजीद में आता है, वइज़ल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत। क़यामत वाले दिन सबसे पहले जिन लोगों का हिसाब व किताब होगा वो हकूकुल इबाद में उन लोगों का हिसाब व किताब होगा कि जिन्होंने कत्ल किया होगा, जो कत्ल हुए होंगे। अब जो कत्ल हुए होंगे, यकीनन उनमें हदीस शरीफ में आता है कि अव्वलु मा युक़ज़ा बैन नास यौमुल क़ियामति फ़ी दिमाइन। क़यामत वाले दिन सबसे पहले कत्ल जो है खून बहाने के हवाले से हिसाब व किताब होगा, और अल्लाह ताला उन बच्चियों को बुलाएगा बेअय्यि ज़ंबिन कुतिलत, कि उनसे सवाल किया जाएगा कि आप दुनिया में, मैंने तुम्हें भेजा था, मैंने तुम्हें तख्लीक किया था, मैंने तुम्हें इंसान बनाया था, आप आखिर वहाँ क्यों जाकर कत्ल हुई। अब आप ज़रा इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि अल्लाह ताला के यहाँ
ये कितना सवेर गुनाह है और कितना गुस्से में अल्लाह ताला होगा कि उन बच्चियों को सबसे पहले अल्लाह ताला हिसाब और किताब के लिए उनके कातलों से नहीं अल्लाह ये पूछ रहा, उन बच्चियों से अल्लाह ताला पूछ रहा है कि तुम क्यों कत्ल की गई थी। अब अल्लाह ताला इस कदर गुस्से में आता है। और यहाँ चूंकि हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि जब रियासत मदीना की बात की जाती है, अगरचे ये बहुत अच्छा स्लोगन है, अल्लाह करे ये हो जाए, मगर एक चीज भी कम अज कम एक चीज भी ये कोई बलूचिस्तान या कोई सिंध के कहीं इलाकों में या दश्त में या सहराओं में या पहाड़ों में ये वाकया नहीं हुआ, ये मेट्रो के ऊपर इस्लामाबाद में हुआ है। ये तो आप अंदाजा करें कि प्राइम मिनिस्टर हाउस से बिल्कुल करीब वो जगह है, इस्लामाबाद है जो हमारा कैपिटल सिटी है, जो वहाँ हमारा लिए एक मियारी शहर है। अब वहाँ एक बच्ची 12-14 साल की कत्ल होती है। और मिसालें जो है रियासत मदीना की कैंप करने वाले लोग कहते हैं, हजरत उमर की मिसालें लेते हैं। हजरत उमर ने फरमाया था कि अगर मेरे दौरे हुकूमत में, मेरी खिलाफत में, मेरी सल्तनत में अगर एक बच्ची का बकरी का बच्चा भी अगर मर गया भूख से तो क़यामत वाले दिन उमर हिसाब देगा। इसका मतलब है कि उमर अपने आप को मसूल समझते थे, वो समझते थे कि मैं जिम्मेदार हूँ, मैं जब हुक्मरान हूँ तो मेरी वजह से, मेरी सुस्ती और नाअहली और नेग्लिजेंसी से अगर एक बच्चा भी जो है बकरी का बच्चा भी भूखा तो अल्लामा साहब, आपके ख्याल में जो हमारे हुक्मरान हैं अब खुद को जिम्मेदार नहीं समझते इन तमाम चीजों के, इन तमाम हालात वाकयात के? ये इनको पता ही कुछ नहीं है, ये तो नशे में है। इनको इक़्तिदार का, पैसे का, हटो बचो का, प्रोटोकॉल का, इनको शोहरत के नशे हैं सबके। तमाम सोशल वेलफेयर के इदारे कहाँ हैं? लंबी लंबी तनख्वाहें लेने वाले, प्रोटोकॉल लेने वाले बैतुल माल का इदारा कहाँ है? उशर ज़कात का इदारा कहाँ है? सोशल सेटअप जो हमारा बना हुआ है वो कहाँ है? अरबों रुपए के इनके बजट हैं, एक बच्ची की ये जान नहीं बचा सकते। और ये एक बच्ची नहीं है, उस दिन 8 नवंबर को एक नहीं 100 से ज्यादा बच्चियां जो है पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मरी होंगी। यहाँ डेली हफ्तों में, महीनों में हजारों बच्चे और बच्चियां इस तरह जो है खुदकुशियां कर रहा है, किसी के साथ इज्तिमाई रेप हो रहा है, किसी की जान ली जा रही है, कोई पूछने वाला यहाँ पर नहीं है। मैं तो हैरान हूं इन लोगों के ऊपर कि ये कल को अल्लाह ताला को जाकर इन्होंने हिसाब और किताब क्या देना है। कुरान मजीद में देखें, अगर ये बच्चा होता, अगर ये बच्ची ना होती, बच्चा होता तो इसको शायद कोई भी ना मारता। क्यों? यही वो सोसाइटी है, यही वजह है कि हम उन लोगों को जो है मौका देते हैं कि वो हमारे ऊपर हाथ खड़ा करें, उंगलियां सीधी करें कि ये मर्दों का मुआशरा है। इस एतबार से ये हुकूमतों की नाअहली है, हुकूमतों की बेवकूफ़ी और जहालत है। इनके हुक्मरान, इनके वज़रा, इनके महकमा जात के सरबराहान, उनका ये बिल्कुल कोई प्रिविलेज है ही नहीं इन चीज़ों को। उनके यहाँ तो कीड़े मकोड़े की हैसियत इससे शायद ज्यादा हो कि जितनी आज अल्लामा साहब, मुआशरती फ़र्क तो हमने खुद ही पैदा कर दिया। हम वेस्ट की चीज़ों को फॉलो करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि वेस्ट ने हमारी अच्छी चीज़ों को, इस्लाम की अच्छी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया है, वो उसको लेके चल रहे हैं और हम तमाम बुराइयों को समेट के चल रहे हैं। मेरी बहन, ये वेस्ट को कहाँ कॉपी कर रहे हैं? वेस्ट को कॉपी करें तो क्या वेस्ट में इस तरह ये हरकतें हो रही हैं? क्या वेस्ट के अंदर इस तरह गंदगियां पड़ी होती हैं स्कूलों के बाहर, इदारों के बाहर? क्या वेस्ट के अंदर इस तरह जो है वो वादा बेवफाइयां होती हैं? क्या वेस्ट के अंदर इस तरह वादे की खिलाफियां होती हैं? इनको ना वेस्ट का पता है, ना ईस्ट का पता है, ना नॉर्थ का पता है, ना इनको जो है किसी चीज का, ना दीन का, ना दुनिया का, किसी चीज का पता नहीं है। इनको पता है हमने एक दूसरी पार्टी को बिछाड़ना है, इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठना है और हमने मजे उड़ाने हैं। देखिए, अगर हमने यही अमल हमारा जारी रहा जो कि हम कर रहे हैं, अब ये हो क्यों रहा है? ये बज़ाहिर ये रिज़्क़ के खौफ की वजह से हम करते हैं। ये बच्ची है, मेरी लायबिलिटी है, मेरे लिए बोझ है। अरे भाई, तुम्हारे लिए बोझ का अल्लाह का कुरान कहता है, ला वला तक़्तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक, कि नहनु नर्ज़ुकुहुम व इय्याकुम। तुम इनको कभी भी रिज़्क़ की कमी की वजह से मत कत्ल करो, क्योंकि हम तुम्हें भी तो हम रिज़्क़ दे रहे हैं। तुम कौन सा पीछे से जो है वो सोने के पहाड़ साथ लेके पैदा हुए हो? हम तुम्हें रिज़्क़ दे रहे हैं, हम इनको भी रिज़्क़ देंगे। हत्ता कि हर शख्स, हर फर्द अपना रिज़्क़ खुद साथ अपने लेकर आता है। और इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारी सोसाइटी में, हमारे पाकिस्तानी मुआशरे में अब भी बेटियों को बोझ समझा जाता है कि वो शख्स अपनी बेटी को इस वजह से कत्ल करने पर मजबूर हुआ कि उसको, वही बात आपकी, कि रिस्क का खौफ था, नौकरी ना मिलने का डर था, इसलिए उसने अपनी बेटी को ही कत्ल कर दिया कि ये मेरे रास्ते की रुकावट है। इसमें बाप जिम्मेदार है। बाप से कल क़यामत वाले दिन पूछा जाएगा, ये ज़म्बिन कुतिलत कि क्यों उसे कत्ल किया गया था। और इसमें हुक्मरान जिम्मेदार हैं, इसमें ये इदारे जिम्मेदार हैं। वो फर्द जिम्मेदार है कि जो कहता था बेटी है तो हम नौकरी नहीं देंगे, वो अल्लाह के यहाँ पकड़े जाएंगे। वो अपनी बेटियों के लिए बड़े बड़े जेवर, बड़े बड़े जहेज, बड़ी बड़ी गाड़ियां तैयार करें, बंगले तैयार करें इन मजदूरों से काम लेकर, और उनकी बच्चियां जो है वो इस तरह कत्ल किए जाएं। नहीं,
वाइजल मऊदत सुइलत, इन कत्ल होने वाली बेटियों का खून इनकी गर्दनों पर है, इन इदारों की गर्दनों पर है, इन हुक्मरानों की गर्दनों पर है, इस बाप की गर्दन पर है। शायद ये बाप कम जिम्मेदार हो जितने जिम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने इसको मजबूर किया कि अगर ये बेटी आपके साथ है तो हम आपको नौकरी नहीं दे सकते। वो बड़े जिम्मेदार हैं। ये सोशल सेटअप हमारा बर्बाद है, बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। बच्ची का इसमें क्या कसूर था? हक तो ये था कि उस बच्ची के लिए बेहतर से उसको को तालीम दी जाती, उसको कहीं काउंसल सिस्टम होता, उसमें उसको दाखिल किया जाता, बोर्डिंग सिस्टम होता, उसकी इज्जत का, उसकी रोजगार का, उसकी छत का, उसकी तालीम और तरबियत का बंदोबस्त होता। बजाय इसके कि उस बंदे को जिंदा रहने के लिए अपनी बच्ची को जान से मार देना पड़ा। इतनी बड़ी क़यामत वो कर गुजरा है इन लोगों की वजह से। लिहाजा ये हमारा सरमायादार, हमारा सनतकार, हमारा जो है वो ब्यूरोक्रेट, हमारे इदारे सब इसके जिम्मेदार हैं और क़यामत वाले दिन ये पकड़े जाएंगे। अलामा साहब, फिर सवाल तो ये बनता है कि हमारे हुक्मरान किस रियासत मदीना को फॉलो कर रहे हैं? वो रियासत मदीना एक वो थी जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियों को, औरतों को हुकूक दिए थे, और वो हुकूक थे कि जो आज के किसी मुआशरे में कभी किसी ने नहीं दिए। हमने वेस्ट में कभी वो हुकूक नहीं देखे। बेटियों को वो इज्जत और मुकाम दिया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनकी बेटी आती थी वो इज्जत से खड़े हो जाते थे। लेकिन आज हम किस मुकाम पर हैं? हम तो दौरे जाहिलियत में चल रहे हैं कि हम आज भी अपनी बेटियों को उसी तरह कत्ल कर रहे हैं। ये जो बातें हमारे यहाँ हो रही हैं, बज़ाहिर लफ्ज़ बहुत अच्छे हैं, हम उन अल्फाज की कदर करते हैं, मगर किरदार इनका बिल्कुल सिफर है। बिल्कुल ये मदीना की रियासत कायम करेंगे तो सबसे पहले इन्हीं को पकड़ा जाएगा, इनके हिसाब किताब होंगे। ये सब ज़बानी कलामी दावे हैं। हमारे यहाँ जो मजहबी तबका है सिर्फ उसको एक्सप्लॉइट करने का ये एक तरीका है। कोई यहाँ रियासत मदीना ये कायम ना कर सकते हैं। आप मुझे बताएं, ये जो इनके वुज़रा, ये मुशरा और खुद हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब माजरत के साथ ये इस काबिल हैं कि ये मदीना की रियासत सिर्फ जूते उतार कर वहां तवाफ कर लेने से और जूते उतार कर मदीने में घूम आने से सिर्फ रियासत मदीना कायम हो जाती है? रियासत मदीना का जो वाली था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अपनी सगी बेटी नहीं, जिस बहन के साथ उन्होंने बनु साद के अंदर बचपन में दूध पिया था, शीमा के साथ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब देखा कि वो कैद में पकड़ी हुई हुनैन की जंग में आ गई है, आपने उस बहन को पहचान कर उसके एहतराम में 6000 कैदी छोड़ दिए थे। ये बेटी का एहतराम था, ये बहन का हया था, ये माँ का हया और एहतराम हुआ करता था। ये खाली जबान के खाली खौली दावे हैं, ये नहीं कर सकते, ना हो सकता है, ना इस काबिल है। इस एक बंदे की प्रैक्टिस ही नहीं है दीन की, एक बंदा जानता ही नहीं है दीन को, वो कैसे उस दीन को नाफिज करेगा? भाई हम दुआ करते हैं कि हमारी सोसाइटी इस तरफ जाए जो कि सही दीन इस्लाम है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीमात दी हैं, हम उस तरफ जाएं और उन चीज़ों को फॉलो करें। अल्लामा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और ये वाक़या, मैं फिर वही बात कहूँगी, ये वाक़या नहीं है, ये सानिहा है। हम सबको ज़ाती तौर पर इस पे सोचने की ज़रूरत है कि हमारे रवैये क्या हैं अपने मुलाजमों के साथ, अपने काम करने वालों के साथ, या हमारे आसपास जो लोग हमसे नौकरी मांग रहे हैं या कोई भी ज़रूरतमंद है, हमारा रवैया क्या है? क्योंकि ये मुआशरे के मुँह पे एक थप्पड़ है कि उस शख्स ने अपनी बेटी को सिर्फ इसीलिए कत्ल कर दिया, इसीलिए उसको मार दिया कि उसको कोई नौकरी इस वजह से नहीं दे रहा था कि तुम्हारे साथ बच्ची है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहती हूँ। स्टार्ट में मैंने आपसे जिक्र किया था रिलीजियस टूरिज़म के हवाले से, और ज़ाहिर है हम सबको पता है हमारा मुल्क कितना खूबसूरत है पाकिस्तान, और सिर्फ शहरी इलाके ही नहीं, अगर हम नॉर्दर्न एरियाज़ की बात करें तो वो इतने खूबसूरत हैं कि बाहर के मुल्कों से लोग आते हैं हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में जाने के लिए। ख़ास तौर पर अगर हम देखें सवात, गिलगित बल्तिस्तान और आसपास के जितने भी खूबसूरत इलाके हैं, दूर दूर से लोग ये देखने के लिए आते हैं। मैं बात कर रही थी रिलीजियस टूरिज़म के हवाले से, तो हमारे मुल्क में कई मकामात ऐसे भी हैं जो कि दूसरे मुल्कों के जो बाकी मज़ाहिब हैं उनके लिए काफ़ी मुक़द्दस मकामात हैं। अगर हम करतारपुर की बात करें, सिखों के लिए वो बहुत मुक़द्दस मकाम है, या इसके अलावा हिंदुओं के कई ऐसे मकामात हैं या क्रिश्चियंस के कई ऐसे मकामात हैं जो उनके लिए काफ़ी रिलीजियस उसके नज़रिए से देखे जाते हैं। तो इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आमिर खान साहब। सब प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कनाडा में ये होते हैं और इनको गवर्नर पंजाब की तरफ से कोऑर्डिनेटर टू गवर्नर पंजाब वहाँ पर तैनात किया गया है। सर, सबसे पहले तो मैं आपके जो खिदमात हैं उस हवाले से जानना चाहूँगी, आप कनाडा में क्या करते हैं और पाकिस्तान में इस सिलसिले में आप लोगों को भी लेकर आते हैं जो दूसरे मज़ाहिब के हैं, जो यहाँ पर रिलीजियस टूरिज़म के हवाले से इसको फ़रोग भी दे रहे हैं? जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो न्यू टीवी वालों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मौका दिया। पिछले 30 साल से मैं कनाडा में हूँ, बीइंग ओवरसीज़ पाकिस्तानी,
और अपना बिज़नेस है, आई एम वेल स्टैब्लिश्ड थैंक्स टू गॉड, अल्लाह का शुक्र है। और रिलीजियस टूरिज़म को लेके मैं पिछले कोई 3 सालों से कोशिश करना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में जब से इमरान खान साहब आए और उन्होंने गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब को रिलीजियस टूरिज़म का हेड बनाया, तो उनकी टीम में मिलके, उनकी टीम में फ़ारूक अरशद साहब हैं जो उनके कोऑर्डिनेटर पूरी दुनिया के, और उन्होंने फिर मुझे नॉर्थ अमेरिका का रिलीजियस टूरिज़म कोऑर्डिनेटर बनाया। अच्छा। और उसमें यही है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में किस तरह लोगों को लाया जाए और पाकिस्तान में वो आएँ, जिनमें से सबसे बड़ी कम्युनिटी जो है पूरी दुनिया में अपने सरदार भाइयों की है। जी जी बिल्कुल, कि वो उनके यहाँ पर रिलीजियस मुकामात हैं, और उनके लिए तो ये बहुत ख़ास तौर पे करतारपुर सबसे मुकद्दस मुकाम है। हाँ बिल्कुल। और उसी को लेके ये मैंने 3 साल पहले फ़ारूक अरशद साहब के साथ मिलके, गवर्नर साहब के साथ मिलके मैंने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया था कि मैंने एक बाई रोड सिखों का ग्रुप जो है उसको फाइनेंस किया था, उसको ऑर्गेनाइज़ किया था, सारा प्लान किया था कि वो कनाडा से बाई रोड चले थे 2 गाड़ियों में, एक बस थी और एक वैन। तो वो पूरी दुनिया में 22 मुल्कों में से हो के वो गुरु नानक देव जी के 550वें जन्मदिन पे 2019 में आए थे। अच्छा, और इसके लिए कितने दिन लगे थे? मुश्किल नहीं लगा इतना लंबा सफ़र? बड़ा आपने अच्छा सवाल किया। यहाँ पे तो लोग बाई एयर भी जाए ना तो कनाडा के बारे में पूछते हैं कि ये कनाडा तो बहुत दूर है, बहुत दूर है, अमेरिका बहुत दूर है, कनाडा बहुत दूर है। वो उनको लगता है 16 घंटे बहुत ज़्यादा हैं, 16, 17, 18 घंटे फ्लाइट का टाइम जो है। लेकिन बाई रोड जब इन्होंने शुरू किया तो उस पर लगे इनको 72 डेज। 72 डेज मतलब तकरीबन 2.5 माह लगे। 2.5 माह लगे और इन्होंने 22,000 किलोमीटर का सफ़र जो इन्होंने तय किया और वो यहाँ पे आए थे। और कितने मुल्कों से होकर आए थे? 22 कंट्री से। अच्छा, 22 कंट्री से और 72 दिन में यहाँ पहुँचे। बहुत लंबा सफ़र। वो ये जो मिशन था ना, ये पूरा एक था कि एक मुस्लिम और सिख सिटीज़न हैं, तो वो भी सारे कैनेडियन सिटीज़न हैं लेकिन उनका धर्म सिख। तो हमने ये एक नाम क्रिएट किया था, इसको हमने नाम दिया था जर्नी टू करतारपुर फॉर वर्ल्ड पीस। अच्छा। और ये एक सॉफ्ट इमेज मैसेज हमने पूरी दुनिया में इसको स्प्रेड किया और मैसेज देते आए, यानी कि पूरी 22 मुल्कों की जो फेमस प्लेसेस हैं, जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है, वहाँ पे बसें लेके वो फिरते रहे कि पाकिस्तान की तरफ से एक सॉफ्ट इमेज मैसेज आए कि पाकिस्तान एक पीसफुल कंट्री है, पीसफुल लोग हैं। बिल्कुल। अपने सिख भाइयों के लिए गवर्नमेंट पाकिस्तान ने जो दरवाजे खोले, जो कॉरिडोर खोला उनका, उनकी ये 72 सालों की अरदासें पूरी हुई हैं। और 72 सालों की वो जो उनकी दुआएं थी वो 72 दिन यहाँ उसके बाद पहुँचे थे। बहुत बड़ी बात थी। सर, 22 मुल्कों से आप होकर आए, तो कैसा एक्सपीरियंस था ये? एक तो ये, और दूसरा उन मुल्कों में जहाँ जहाँ आपने स्टे किया उन लोगों की तरफ से रिस्पांस कैसा था? आप बिलीव करें कि कहते हैं कि अगर इंसान कोई कॉज अच्छी हो, कोई अच्छे काम करे ना, तो खुदा ताला जो है उसमें आपकी हेल्प करता है, बरकत डाल देते हैं अल्लाह ताला। और ये हमने जब ये बाई रोड जर्नी स्टार्ट की थी तो इसमें यही था कि गुड कॉज के लिए हम काम कर रहे हैं। इसमें किसी गवर्नमेंट से, किसी कंपनी से, किसी से फाइनेंस ये कोई हेल्प नहीं थी ली गई कि होता ना कोई हमें स्पॉन्सर करे, नहीं। इसमें मैं था खुद, मेरी कंपनी, हमने खुद इसको सारा ऑर्गेनाइज किया। और जब ये पूरी दुनिया में से होके आ रहे थे ना, तो आप बिलीव करें कि वो लोगों से इतना रिस्पेक्ट, प्यार मिलता था। वो आप बिलीव करें कि डिफरेंट कंट्रियों में से हम जब गुजरते थे ना, तो उसके ऊपर, गाड़ी के ऊपर पूरा मैप बना होता था, वो सारा वो वहाँ से जो रोड का पूरा मैप है करतारपुर पहुँचने तक का। और लोग रास्ते में खड़े होके, आप बिलीव करें कि हमें वो ग्रोसरीज देते थे, खाने पीने की चीज़ें, फूड देते थे। इटली में, ईरान में, टर्की में तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो प्यार मिला। यूके में बहुत लोगों ने इसको पसंद किया। अच्छा। और हेल्प की।
बड़ी इज्जत दी अल्लाह ने। मतलब ये भी एक लोगों की तरफ से अप्रिसिएशन होती है कि वो आप इतने मुल्कों से अगर होके आ रहे हैं तो वो इस तरह आपको अप्रिशिएट करते हैं कि कुछ ना कुछ आपको, अगर जैसे आपने कहा कि हमारे खाने का वो करते थे, कुछ ना कुछ इस तरह की मदद करते थे, हालांकि ज़रूरत तो किसी को भी नहीं थी, सब 22 मुल्कों से होकर आ रहे थे, तो छोटी बात तो नहीं है। सर, दो मज़ाहिब के बीच में आप एक पुल का किरदार अदा कर रहे हैं, वहाँ के लोगों को यहाँ लाने में कहाँ किरदार अदा कर रहे हैं, और जैसे कि ये आपने अपने जर्नी का हवाला दिया, आप मुस्तकबिल में इसको किस तरह देखते हैं? मैं जो हमारे प्लान थे 2019 के बाद, वो एकदम कोविड आ गया, तो हमारा बहुत प्लान्स बनाए हुए थे हमने गवर्नमेंट पाकिस्तान से मिलके और अपनी सिख कम्युनिटी के साथ मिलके कि हम इसको बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे इसको प्रमोट करेंगे और डिफरेंट पॉलिसीज़ और एक्टिविटीज़ को हैं जो उनको ऑर्गेनाइज़ करेंगे। कोविड के बाद अब ये हमारा प्लान है कि हमने वो चीज़ें, सहूलतें देनी है अपने सिख भाइयों को जिनकी वो इतने सालों से वो इंतज़ार कर रहे थे। डिफरेंट आइडियाज़ हैं मेरे पास, मेरी डिस्कस भी हुई है गवर्नमेंट लेवल पे, उनको मैंने आइडियाज़ भी दिए हैं कि आपके पास रीज़न होनी चाहिए, आपके पास कोई प्लान होना चाहिए कि आप टूरिस्ट को ट्रैक करें और वो आपकी कंट्री में आएँ, आपकी जगह पे आएँ। पाकिस्तान की लोगों ने बड़ी नेगेटिव बातें और सिखों के बारे में बड़ी दुनिया में, उसका ये इनिशिएटिव था हमारा प्लान कि हम पाकिस्तान को जो था वो नाम भी हमने दिया जर्नी टू करतारपुर फॉर वर्ल्ड पीस। मैं आजकल इस पे काम कर रहा हूँ, बहुत स्पीड अप किया हुआ मैंने इस प्रोसेस को कि देखें, अगर एक मुसलमान किसी बच्ची की शादी हो और उसको कोई हमारे रिलीजियस मुकाम या फेमस प्लेस सऊदी अरेबिया से किसी मस्जिद के इमाम हो, तो वो कहे जी मैं आपके बच्चे का निकाह पढ़ाता हूँ, आप आ जाए यहाँ पे, तो हमारे लिए इससे ज़्यादा खुशी की और ऑनर की बात नहीं होती है। तो जो सिख धर्म के जो फैमिलीज़ के बच्चे हैं वो चाहते हैं कि उनके बच्चों की शादियाँ और उनके जो फेरे हैं वो गुरु की धरती पाकिस्तान, ननकाना साहब या करतारपुर में हो। तो इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। अच्छा। और उनको यहाँ पे फैसिलिटेट किया जाए, उनको प्रोटोकॉल दिया जाए कि ये उनके लिए ये बहुत बड़ी बात है कि उनके बच्चों की शादियाँ जो हैं गुरु की धरती पे हों। हम इस चीज़ को बहुत फ़ख्र समझते हैं, बहुत एक अपने लिए एक मजहबी एतबार से हम ये चीज़ समझते हैं कि अगर हम में से किसी का निकाह खाना काबा में हो या वहाँ के इमाम हमारा निकाह पढ़ाएं तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। बहुत बड़ी बात है। और इसको मैं जो नाम देना चाह रहा हूँ डेस्टिनेशन वेडिंग। अच्छा। और यहाँ पे क्योंकि जब वो एक फैमिली आएगी, लड़के और ब्राइड और ग्रूम की तरफ से एटलीस्ट मिनिमम 20 लोग होंगे। हमने ये सारी कैलकुलेशनें की हुई हैं कि उनको कैसे उनके लिए वीज़े की फैसिलिटेट किया जाए, वीज़े की कैसे सहूलतें दी जाएँ और यहाँ पे उनको अच्छे होटलों में रिकमेंड किया जाए और जो पाकिस्तान टूरिज़्म इंडस्ट्री है उनके साथ मीटिंग हो, उनको बताया जाए। हाई लेवल पे तो ये मैंने डिस्कस की हैं और ये आइडिया बहुत उन्हें अच्छा लगा। और जो हमारे पास सिख कम्युनिटी है कनाडा में, इस बिग कम्युनिटी कनाडा में, बिल्कुल। तो ये चीज़ें हैं और डिफरेंट बड़े आइडियाज़ हैं। बात सिर्फ ये है कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के लिए टूरिस्ट इंडस्ट्री खुले, लोग यहाँ पे आएँ, रेवेन्यू हो, इकट्ठा हो, मतलब पाकिस्तान के लिए ज़्यादा बेहतर मौके मिले। अच्छा, ये तो हम बात कर रहे हैं सिख कम्युनिटी के हवाले से, क्योंकि हम सबको पता है करतारपुर उनके लिए कितना मुकद्दस मुकाम है, बाबा गुरु नानक का वहाँ पे जो स्थान है वो कितना उनके लिए मुकद्दस है। लेकिन अगर हम बाकी रिलीजन्स की बात करें, क्योंकि हिंदुओं के भी यहाँ पे कई मुकद्दस मुकामात हैं, क्या इस सिलसिले में भी आपसे कॉन्टेक्ट करते हैं वहाँ पे लोग? जी, इससे पहले मैं हिंदुओं से पहले मैं ऑलरेडी जो हमारे कनाडा में बुद्धिस्ट कम्युनिटी है उनके साथ भी मैं इन्वॉल्व हुआ हूँ। अगेन वो कोविड की वजह से सब चीज़ें जो हैं वो पेंडिंग हो गई और लेकिन अल्लाह ताला से यही दुआ उम्मीद है कि बीइंग ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हमारी कंट्रीब्यूशन है हमारे मुल्क के लिए हमें वो करनी चाहिए। यानी कि वी डोंट हैव एनीबॉडी हियर कि हम यहाँ पे रह रहे हैं या कोई बिजनेस हैं या फैमिलीज हैं, सारे वहाँ पे, लेकिन बाहर रह के पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं। बिल्कुल। तो मैंने जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी है उनको भी एक्टिव किया हुआ साथ अपने, उनसे भी बातें चलती रहती हैं और हिंदू कम्युनिटी से भी चल रही हैं। बस ये है कि आपकी टीवी की वसादत से मैं अपनी कौम से, अपने पाकिस्तानी भाइयों से भी गुजारिश करूँगा ऐसी वैसे बात तो नहीं हुई, लेकिन कि जब हमारे मुल्क में कोई टूरिस्ट आए
और वो इतना अच्छा हम उसको प्यार मोहब्बत दें कि कोई वो नेगेटिव चीज़ उसको नज़र ना आए, ना पिक करे, और वो एज ए एम्बेसडर बन के वो पूरी दुनिया में वापस जाएं अपने मुल्कों में, और वो जाके बताएं। अच्छा सर, वैसे इस चीज़ पे मैं भी ये ऐड करना चाहूँगी कि जितने भी बाहर से टूरिस्ट आते हैं, व्लॉगर्स आते हैं, ब्लॉगर्स आते हैं, और पाकिस्तान में ये, जैसे मैं भी नॉर्दर्न एरियाज़ का हवाला दे रही थी, पाकिस्तान का एक अच्छा इमेज क्रिएट करने की वो भी कोशिश करते हैं, क्योंकि हम तो रिलीजियस टूरिज़म की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम इन इलाकों की टूरिज़म की बात करें तो बहुत से ऐसे आर्टिकल्स हमारी नज़रों के सामने से गुजरे हैं कि जो ब्लॉगर्स आए या व्लॉगर्स आए, उन्होंने पाकिस्तान का एक अच्छा सॉफ्ट इमेज दिया है दुनिया को, कि हम जहाँ जहाँ से गुजरे लोग हमें खाना देते थे, हमारी मदद करते थे, हमें रहने को जगह देते थे। ये बहुत बड़ी बात है, मतलब हमारे लोग इतने अच्छे तो हैं, इतना तो इखलाक वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये एम्बेसडर बन के जाएं और हमारे मुल्क की जो पॉजिटिव बातें हैं, जो चीज़ें आप बिलीव करें, जब हम 2019 में आए थे गुरुजी के जन्मदिन के ऊपर, तो जो मेरे साथ दोस्त आए थे पंजाबी सरदार, आप बिलीव जब वो लाहौर जा रहे थे तो मैं उनके साथ ही, ये एक्चुअली ये डेस्टिनेशन का जो एंड था वो था इंडिया में, सुल्तानपुर लोधी। अच्छा। और मैं नहीं था इंडिया गया, वीज़ा लगा था लेकिन फॉर सम रीज़न मैं नहीं था गया, मैं वाघा बॉर्डर से ही वापस आ गया था, और बाकी सारे जो थे वो इंडिया गए थे। तो उनका जो एंड अप हुआ था शो का, जर्नी का, वो कपिल शर्मा के शो में हुआ था। अच्छा। और कपिल शर्मा ने उनको वेलकम किया था, उसमें संजय दत्त भी थे इंडिया के मूवी स्टार, और दूसरे भी थे, सब ने उनको वेलकम किया था। तो लेट्स सी, I'm trying to work hard to promote चलिए, आप अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हम दुआ करते हैं कि आपकी ये कोशिश, ये मेहनत कामयाब हो। बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, और यकीनन हम भी ये ख्वाहिश करते हैं कि पाकिस्तान में टूरिज़म आए, पाकिस्तान का रेवेन्यू बढ़े, और हमारे मुल्क में अच्छे अच्छे लोग भी देखने को मिले, दूसरे मुल्कों से लोग भी हमें देखने को मिलें, और पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज पूरी दुनिया में जाए। ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। पहले मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही समझ गए होंगे मैं किस बारे में बात करने जा रही हूँ। रफ़ाकत मुनीर के हवाले से हम बात करेंगे, जो कि रातों रात सोशल मीडिया पे एकदम से मशहूर हो गए हैं, क्योंकि वो भारतीय गुलकार कुमार सानू की आवाज़ में गाते हैं, उनको उनसे इंस्पायर भी हैं, उनको पसंद भी करते हैं। तो रफ़ाकत से ही हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रफ़ाकत, कैसे हैं आप? रातों रात आप सोशल मीडिया सेंसेशन बन गए हैं। जी वालेकुम सलाम। हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ जो मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, वरना मुझ में ऐसी कोई खूबी नहीं है, मैं तो कभी सीखा भी नहीं हूँ, बस ऐसे ही। मतलब ये कहाँ से आपके अंदर शौक पैदा हुआ? और मैं देख भी रही थी कि आप अपने स्टोर में बैठे हुए हैं, अपनी शॉप पे बैठे हुए हैं, और वहीं पे आप सारी सिंगिंग का करते हैं, किस तरह करते हैं ये? जी, ऐसा है कि बचपन में मैं कुमार सानू का बड़ा फैन होता था, उसका सुनता था उसको, और शायद ही उसका कोई सॉन्ग होगा जो मेरे पास नहीं हो और मैं ना सुनता हूँ उसको। मेरे पास उसके तमाम तर जो है ना सॉन्ग्स अवेलेबल होते थे, मैं सुनता था। अच्छा। तो मैं उससे बहुत ज्यादा मुतासिर था। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं गुनगुनाने भी लगा उसे, तो फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता मैंने ट्रैक्स अरेंज किए लाहौर से, कराची से। मिलते तो नहीं थे कुमार सानू के, लेकिन अदर्स के मिल जाते थे, उस पर फिर मैं हल्की फुल्की प्रैक्टिस करता था, शौक पूरा करता था। तो क्योंकि बेसिकली मेरा ताल्लुक जो है एक रिलीजियस फैमिली से है, तो यहाँ पर ममनू है बिल्कुल। तो मैं बस अब भी अपने स्टोर में बैठ के हिडन तरीके से इसको परफॉर्म करता हूँ। तो ये है कि अच्छा, बस इस तरह से ही बस चल रहा है। फिर चलें अगले सवाल से पहले मैं चाहूँगी आप हमें कुछ सुना दें, कुछ गुनगुना दें, ताकि फिर मैं आपसे अगली बातें भी पूछूं। फिर जी, बेसिकली मैं माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल हूँ, मेरा आईटी से ताल्लुक भी रहा है, और मैं अब स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस करता हूँ। तो गाना तो मैं गाना सुनता था और हल्का फुल्का गाता था टीन एज में। इस वक्त मैं 40 मेरी एज है। तो एक वक्त आया कि मैं ज़िंदगी का 10-12 साल के लिए इतना रिलीजियस हो गया कि मैंने गाना सुनना और गाना हर चीज़ छोड़ दी मैंने। हाँ, ये अलग बात है कि मैं स्पेसिफिक सिर्फ कुमार सानू को ही सुनता था और उसी को ही गुनगुनाता था। तो मैंने जब देखा मुआशरे में हमारे यहाँ लोग रिलीजियस होने के बावजूद भी उनका दोहरा मयार है कि उनको जो चीज़ पसंद नहीं है वो उसको गुनाह कहते हैं, और जो चीज़ उनको पसंद है उसको वो सवाब कहते हैं। जब इस तरह की सिचुएशन मैंने देखी तो फिर मैंने अपना शौक दोबारा इसको स्टार्ट किया। मैंने तकरीबन कोई आज से 1.5 साल पहले मैंने एक एप्लीकेशन जो मुझे किसी ने बताई, स्टार मेकर के नाम से है,
बस मैं उसी के ऊपर ही अपना सॉन्ग जो है कवर सॉन्ग्स रिकॉर्ड करता हूँ, अपलोड करता हूँ, वहीं से डाउनलोड करके मैं उसे फेसबुक पे अपलोड कर देता हूँ। बस वही फेसबुक से देखा देखी मुझे फेम मिला, लोग मेरे काफी जो है ना चाहने वाले बन गए और तकरीबन जो है ना लोग कहते हैं कि जी आपका कुमार सानू से एक्सेंट मिलता है, तो मुझे इस बात से खुशी होती है। लेकिन ज्यादातर लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि आपकी अपनी कोई पहचान नहीं है और कुमार सानू तो वो एक पुराना गुलकार था, उसका वक्त नहीं है। मैं उनको यही कहता हूँ कि लेजेंड्स कभी मरा नहीं करते, वो आज भी जादुई आवाज रखता है, कल भी। चलें, अच्छा रफाकत, आपसे मैंने गाने की फरमाइश की थी, जरा प्लीज हमें भी कुछ सुना दें आप। चलें, जबरदस्त आपने गाया। रफाकत, आप बता रहे थे कि लोग आप पर तनकीद भी करते हैं, तो घर वालों का रिस्पॉन्स कैसा होता है आपके साथ? घर में मुझे कोई पसंद नहीं करता। मैंने आपको बताया मेरी एक रिलीजियस फैमिली है, हमारे घर टेलीविजन नहीं है, हमारे घर कुछ भी स्क्रीन नहीं देखी जाती, तो घर में मुझे लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते। कोई इजाजत नहीं है, बस मैं ये अपने स्टोर में बैठ के छुप के करता हूँ सारा कुछ जो भी है। सही। तो आप क्या सोचते हैं रफाकत कि अपने अब इस शौक को, क्योंकि आपने कहा कि घर वाले भी पसंद नहीं करते हैं, इसको प्रोफेशन के तौर पे अपनाने का सोचते हैं कि कहीं पे ट्रेनिंग लें, कहीं जाएं, सीखें मजीद और आगे बढ़ें? ये असल में अगर कोई प्रोफेशनल होने की मुझे कोई मेरा इरादा होता या मुझे घर से अगर कुछ ऐसा चांस मिलता, तो मैं तो जब टीनेजर था मैं इसको तब से स्टार्ट करता और अब किसी मकाम पर होता। लेकिन क्योंकि जब मैंने देखा मुझे यहाँ से क्रिटिसाइज किया जाता है, घर से मुझे बहुत ज्यादा सख्ती है, मेरे भाई पसंद नहीं करते, मुझे डांटते रहते हैं, मेरी वालदा नाराज होती है इस अमल पे, मेरी वाइफ तक मुझे सपोर्ट नहीं करती, हालांकि वो खुद भी एक शायरा हैं, उनका भी एक जो है ना, लेकिन फिर वो भी पसंद नहीं करती, वो कहती हैं हमें आपका गाने वाला रूप अच्छा नहीं लगता। तो अगर ये लोग मुझे सपोर्ट करते तो मैं जरूर इसमें आगे की सोचता, लेकिन मैं नहीं सोच सकता, फिलहाल नहीं सोच सकता। यकीनन घर वालों की सपोर्ट बहुत अहम होती है। रफाकत, आपसे अब रुखसत लेंगे, लेकिन जाने से पहले आपसे फिर फरमाइश है कि एक अच्छा सा गाना हमें सुना दें। ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त रफाकत, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया और इतना ज़बरदस्त सा गाना आपने गा के हमें सुनाया। आपके साथ हमारी दुआएं भी हैं कि आप अपने शौक़ को पूरा करने के लिए कामयाबी हों। अभी ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद आपको एक ऐसी पर्सनैलिटी से, ऐसे बिजनेस टाइकून से मिलवाऊंगी जो कि कारोबार में ही मशहूर नहीं है बल्कि चैरिटी के कामों में और बहुत से दीगर कामों में भी पेश हैं। आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। एक बार फिर से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, हमारे मुल्क में बहुत कम ऐसी शख्सियात होंगी जिनका अगर हम कहें कि सिर्फ कारोबारी लिहाज से नाम ही बहुत मशहूर नहीं है, बल्कि जो दीगर मामलात हैं, जैसे हम चैरिटी के मामलात कहते हैं और कई ऐसे मामलात हैं, उसमें भी वो पेश होते हैं और इतनी चैरिटी करते हैं कि उनके नाम जो हैं मिसाल बन जाते हैं। अगर हम बात करें बड़े बड़े ग्रुप्स की, तो एक ग्रुप जो कि हम अक्सर मार्केट्स में जाते हैं तो सबसे हमें नुमाया नज़र आता है, वो है रफ़ी ग्रुप। और हम सब जानते हैं कि रफ़ी ग्रुप जो है वो रियल एस्टेट सेक्टर में कितना बड़ा नाम है और जो उसके ऑनर हैं इम्तियाज़ रफ़ी भट्ट साहब, उनकी खिदमात तो यकीनन हम सबसे ढकी छुपी नहीं है। आज हमारे प्रोग्राम में भी तशरीफ़ आए हैं। सर, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगी, लेकिन सर से मैं बात करने से पहले उनके वालिद साहब के हवाले से बात करना चाहूँगी। एम रफ़ी भट्ट साहब, जो कि बहुत कम लोग हैं उनके बारे में जानते हैं, उनकी खिदमात के हवाले से बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन मैं आज आपको बताऊं कि क़याम पाकिस्तान से पहले जो पाकिस्तान की तहरीक थी उसमें एम रफ़ी भट्ट साहब पेश थे। कायदे आज़म के करीबी साथियों में उनका शुमार होता था और तहरीक पाकिस्तान के सरगर्म कारकुन भी थे। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने तहरीक पाकिस्तान के हवाले से जितनी भी तहरीकें चलती थीं उसमें कायदे आज़म को बहुत फाइनेंशियली भी सपोर्ट करते थे और ख़ास तौर पर वो उस वक्त के बड़े सनतकारों में, कम उम्र तरीन भी कह सकते हैं क्योंकि बहुत कम उम्र थी उनकी, 39 ईयर्स उनकी एज थी जब उनकी वफ़ात हुई। एक प्लेन क्रैश में उनका इंतकाल हो गया था, शहीद हो गए थे वो, और इतनी कम उम्र में वो एक बड़े सनतकार भी थे। और साथ ही साथ उनकी खिदमात के हवाले से मैं आपको बताऊं कि उन्होंने आलाते जराही की फैक्ट्री उस वक्त चलाते थे, साथ ही साथ एक सेंट्रल एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया उस वक्त कायम किया, जो कि अगर हम कहें कि मुसलमानों का वो सबसे पहला बैंक था तो गलत नहीं होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कायदे आज़म को मुसलमानों के अंग्रेज़ी अखबार पाकिस्तान टाइम्स के लिए भी उन्होंने राज़ी किया, उसके इजरा के लिए उन्होंने राज़ी किया। उनकी खिदमात इतनी ज़्यादा हैं, लेकिन उनकी खिदमात बहुत कम लोग जानते हैं। और क्यों इतना उनके बारे में लोगों को नहीं पता, हम इम्तियाज़ रफ़ी भट्ट साहब से जानेंगे। सर, आपके वालिद साहब की आज बरसी है, 73वीं बरसी है,
उनके हवाले से सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगी, कब पता चला आपको, क्योंकि आप तो तब बहुत कम उम्र थे जब उनकी वफ़ात भी हुई और आपको काफ़ी अर्से बाद पता चला उनके बारे में? मैं कोई 11-12 साल का था जब मेरी वालदा ने मुझे बताया कि वो फौत हो चुके हुए हैं। बिकॉज मैंने जब बोर्डिंग गया तो वापस आया तो मुझे फ़ील हुआ, बाप मैंने देखा नहीं, 12-13 साल का मैं हो गया था। तो मैंने जब उन पे फोर्सफुली पूछा तो उन्होंने कहा ही इज डाइड। अच्छा, तो मुझे 12 मतलब आपको 12 साल तक पता ही नहीं था कि आपके वालिद साहब कहाँ पे हैं। और दूसरी बात है, जो उनकी फौतगी के बाद जो वो हिस्ट्री में रिकॉर्डेड नहीं हुए, उसका मेजर रीज़न ये था कि उनका कायदे आज़म के साथ पर्सनलाइज रिलेशनशिप था। कायदे आज़म ने पर्सनलाइज तरीके से उनको नॉमिनेट किया हुआ था ऑन द इकॉनमी ऑफ द न्यू कंट्री पाकिस्तान जो बनेगा। अच्छा, मतलब इकोनॉमिस्ट के तौर पे एज अ लीडिंग बिजनेसमैन। अच्छा। और रफ़ी भट्ट उस वक़्त अमेरिका में अपना दफ्तर खोल रहे थे और अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग को स्टडी कर रहे थे और यूरोपियन को कर रहे थे। एंड ही हैड द लार्जेस्ट सर्जिकल एंड हॉस्पिटल अप्लायंसेस इंडस्ट्री इन इंडिया। लाहौर में थी, बट इतना पाकिस्तान नहीं था, इंडिया था। तो रफ़ी भट्ट का कायदे आज़म से बड़ा पर्सनलाइज रिलेशनशिप था और वो इलेक्शन नहीं लड़ते थे ना। अच्छा। कायदे आज़म उनको लड़ने देते थे। वरना हम यहाँ पर देखते हैं कि जो थोड़ी कारोबारी शख्सियात मशहूर होती हैं वो साथ ही इलेक्शन में भी आ जाती हैं। तो कायद ने उनको रोका। अच्छा, कायद ने उनको रोका और वो रुक गए। तो उसके बाद उसके साथ प्रॉब्लम ये हुई कि वो कायदे आज़म 11 सितंबर 1948 में अल्लाह को प्यारे होते, उनकी वफात हुई। उसके 2 महीने बाद रफ़ी भट्ट का जहाज़ एयर क्रैश में। अच्छा, मतलब बिल्कुल क्लोज 2 महीने के बाद रफ़ी भट्ट डाइज। तो वो जो कायद और रफ़ी भट्ट का तल्लक था और रिलेशनशिप था, और कायद बता नहीं सके कौम को। तो वो हमने कोई आज से 33 साल पहले रफ़ी भट्ट की फौत हुए को 40 साल हो गए थे जब मैंने रिसर्च शुरू की। तो रिसर्च में हमने आर्काइव्स में से कायदे आज़म के रिकॉर्ड में से खतूत हमें मिले जो कायदे आज़म ने रफ़ी भट्ट को भेजे हुए थे, रफ़ी भट्ट ने कायद को भेजे। अच्छा, कुछ तस्वीरें भी हम साथ साथ शेयर कर रहे हैं। तो वो खतूत जो है, वो जो खतूत है वो दे स्पीक इट ऑल, मतलब वो बिल्कुल बता देते हैं उनका क्या रिलेशनशिप था, मतलब कितना क्लोज अमेजिंग रिलेशनशिप था। तो बट तारीख का ये एक है कि बहुत कंट्रीब्यूट करने वाले लोग इग्नोर हो जाते हैं और ये साफियों को एक्चुअली इस पे नज़र रखनी चाहिए। और जैसे कि हम बात भी कर रहे थे, मैंने जैसे बताया कि उनकी खिदमात क्या थी, कितने बड़े बड़े काम उन्होंने किए। उन्होंने जैसे कि आलात जराही की उनकी सनत भी थी, साथ बैंक भी खोला, और जो मुसलमानों का सबसे बड़ा अखबार था अंग्रेज़ी अखबार, उसको खोलने के लिए उसको कायदे आज़म को राज़ी किया उन्होंने। तो सर, हम अक्सर ये देखते हैं कि जो क़याम पाकिस्तान के बाद जिन लोगों की वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ थी, उन्होंने क्लेम किया, उनको वो प्रॉपर्टीज़ मिल गई। आपका माशाल्लाह काफ़ी बड़ा नाम है पाकिस्तान का, रफ़ी ग्रुप पाकिस्तान के बड़े ग्रुप्स में आता है। क्या आप लोगों को भी उन प्रॉपर्टीज़ में से हिस्सा मिला क्या क्लेम किया आप लोगों ने? रफ़ी भट्ट रिफ्यूज टू टेक एनीथिंग इन क्लेम फ्रॉम जो वो इंडिया छोड़ आए थे। अच्छा, कुछ भी क्लेम नहीं, उन्होंने कुछ नहीं लिया। बिकॉज उनका रीज़न ये था, रिफ्यूज़ल का उनका था कि मेरे पास अभी भी बिजनेस है जो मैं खुद कर सकता हूँ, तो ये किसी और को देना चाहिए। मतलब पाकिस्तान में माशाल्लाह इतना था उनका कि उन्होंने कहा कि मैं खुद करूँगा, मैं खुद कर सकता हूँ। तो फिर आपने इस बिजनेस की बुनियाद कैसे रखी? क्योंकि आपको तो बहुत सालों बाद जाके अपने वालिद के बारे में पता चला। मैं तो कोई 29-30 साल का था जब मैं पाकिस्तान वापस आया। अच्छा। अमेरिका से मैं 5-6 साल अमेरिका रहा था, वहाँ जॉब भी की, वहाँ बिजनेस भी फिर सीखा। अच्छा। तो मैं कोई 29-30 साल का था, आज से कोई 43 साल पहले जब मैं वापस आया। तो उस वक़्त मैंने ये विजुलाइज़ किया कि पाकिस्तान में रियल इस्टेट अपकमिंग बिजनेस है। तो मैं फिर रियल इस्टेट में चले गया एज अ डेवलपर, और मैंने हाउसिंग स्कीम्स बनाई, शॉपिंग मॉल्स बनाए, अपार्टमेंट बिल्डिंग्स बनाई। तो फिर मैं इसमें चले गया और आज तक 43 साल हो गए माशाल्लाह इतना आपका कारोबार चल रहा है। उसी में है। और इस वक्त हमारा वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोजेक्ट ग्वादर में चल रहा है। इस हवाले से सर, सॉरी आपकी मैं बात काट रही हूँ, इस हवाले से ये भी बताना चाहूँ कि सी पैक जो कि अभी कुछ साल पहले शुरू हुआ है, लेकिन रफ़ी साहब ने, इम्तियाज़ रफ़ी भट्ट साहब ने बहुत पहले से सी पैक के हवाले से ये कहना शुरू कर दिया था कि एक बहुत ये बेहतरीन जगह है और ये आने वाले दिनों में एक बहुत ज़बरदस्त शहर बनेगा। और वहाँ पर आपने रियल इस्टेट के हवाले से काफ़ी काम भी किया है सर। आज है 2021, 2004 में मैंने ग्वादर में ज़मीनें ख़रीदी थी और
ये स्कीम अप्रूव करवाई थी। 2004 में बहुत बुरे हालात थे, जब पाकिस्तान में बड़े बुरे हाल थे और लोगों को ये अंदाज़ा नहीं था कि सी पैक आएगा और चाइना का क्या इंटरेस्ट होगा। बट आई वॉज वेरी सर्टन, बिकॉज मेरी कुछ पोलिटिकल एक्यूमेन है, कि आई वॉज वेरी सर्टन कि ग्वादर इज़ अ डीप सी पोर्ट। ऐसे पोर्ट्स इतने डीप दुनिया में 5-7 हैं, उससे ज़्यादा नहीं। और फिर चाइना का और सेंट्रल एशिया का जो डिज़ायर है इंडियन ओशन में आने का, वो ग्वादर से है। तो वो दैट इज़ वाई आई वेंट टू ग्वादर। और आज मैं समझता हूँ कि हर पाकिस्तानी को सी पैक में हिस्सा लेना चाहिए। अच्छा। एक तो उसमें प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, $70 बिलियन चाइना की कमिटमेंट है, $25 बिलियन पिछले 4 सालों में लग चुका है सी पैक पे। अच्छा। ये जो बिजली आ रही है, जो नेटवर्क ऑफ सड़कें देख रहे हैं, ये सी पैक ही हैं, पैसा चाइना का है। और आप सोचें कि कुछ 30-40 बिलियन और आना है। अब फेज़ 2 शुरू हुआ है ग्वादर में, जिसमें वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया हुआ उन्होंने। अच्छा सर, क्या आम आदमी भी ग्वादर में इन्वेस्टमेंट कर सकता है सी पैक में, जैसे कि आपने कहा कि हर पाकिस्तानी को वहाँ पे इंटरेस्ट लेना बल्कि बिल्कुल आम आदमी कर सकता है। उसकी वजह ये कि आज भी ग्वादर की स्कीमें जो हैं सस्ती हैं कंपेयर टू लाहौर, कराची और एनी प्लेस, और उसकी इंस्टॉलमेंट्स बहुत छोटी हैं और पेएबल इन 5-6 ईयर्स है। और वो शहर ऐसा है जो बिल्कुल जैसा दुबई था आज से 30-40 ईयर्स पहले, कि ये एक सेंटर बन रहा है मिडिल ईस्ट का। मतलब जिस तरह दुबई कुछ साल पहले तक बिल्कुल खाली था, एक सहरा था, उस तरह ग्वादर भी इस वक्त है। और ग्वादर दुबई से ज़्यादा बड़ा बनेगा, क्योंकि दुबई बना है ऑयल मनी पे, सऊदी अरेबिया की या मिडिल ईस्ट की ऑयल मनी पे। ग्वादर बन रहा है चाइना की इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेडिंग पे ऊपर। सो वो बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा मुआशी हब बनने जा रहा है, हम ये कह सकते हैं। और खाली चाइना नहीं, रशिया भी है, सेंट्रल एशिया भी है, सबका हब ये सी पैक होगा। और मैं कहना चलूँ आपको कि चाइना ने सी पैक के बाद 1 बेल्ट 1 रोड का कहा, जिसमें 135-140 मुल्कों को उसने इन्वॉल्व किया। अच्छा। 1 बेल्ट 1 रोड, उसमें $1.25 ट्रिलियन चाइना कहता है मैं खर्चूंगा। और ये जो कनेक्टिविटी है, ये आज का ज़माना है, एंड चाइना इज़ अप ऑन दैट। और इसमें पाकिस्तान की खुशकिस्मती है कि पाकिस्तान इस जगह पे लोकेटेड है। पहले बदकिस्मती थी कि हम अमेरिका के फ्रंट लाइन स्टेट थी और जंगें लड़ते रहे और सारे लफड़ों में रहे। अब अल्लाह ताला की तरफ से खुशकिस्मती है। अच्छा चलिए सर, ये तो हम कारोबारी लिहाज से बात कर रहे हैं, क्योंकि आज आपके वालिद साहब की बरसी भी है, उनके हवाले से भी हम प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा बात करना चाह रहे हैं। उनकी शहादत का हमने जिक्र किया कि बहुत कम उम्र में, 39 बरस की उम्र में सिर्फ, वो उनका प्लेन क्रैश में इंतकाल हो गया था। आपको कैसे पता चला कि उनकी कब्र कहाँ पे है, और कैसे आप वहाँ गए, और क्या मतलब क्या देखा आपने, कैसे मालूमात मिली? उनकी शहादत के बाद पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कोई उनकी शहादत के कोई 3-4 साल के बाद एक डोम बनाया था। अच्छा। मज़ार कह लें, या जहाँ पे इन सबको दफन किया। जिस स्पॉट पे एयर क्रैश हुआ था, उस स्पॉट पे 22 पैसेंजर्स थे, सबकी बॉडीज जल चुकी थी। अच्छा। और कुछ रह नहीं गया हुआ था। मेरे वालिद की हाथ मिला था जिसमें उनकी रिंग थी। अच्छा, उससे पहचान हुई उनकी? उससे पहचान, हाथ मिला था, बाकी जला हुआ था। और ये गालिबन पाकिस्तान का पहला क्रैश था। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये किया कि जिस तरह इनकी सिटिंग अरेंजमेंट थी, उस तरह 22 कब्रें बनाई। अच्छा। और पायलट की आगे बनाई, और फिर डूम मज़ार बनाया, और फिर 4 दीवारी की। अच्छा। तो मैं तभी बन गया था? हाँ, रफ़ी भट्ट की फौतगी के कोई 3-4 साल के बाद बन गया था। और उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो ये 22 लोग थे, उनसे अप्रूवल भी लिया कि कौन सा आपको डिज़ाइन पसंद है, क्या नहीं पसंद, तो बन गया। कोई 33 इयर्स बैक जब मैंने रिसर्च की अपने बाप पे, तो फिर मैं गया देखने ये उनकी कब्र। अच्छा। और वहाँ पे मैंने ये देखा, और अभी भी वहाँ पे है वीआईडी। अच्छा, आपने अपने वालिद साहब पे भी रिसर्च की, कायदे आज़म की जो क़याम पाकिस्तान के लिए कोशिशें थी, खिदमात थी, वो भी आपने देखी। आप किस तरह देखते हैं कि जो उस वक्त की उनकी कोशिशें थी, आज का पाकिस्तान उससे कितना मुख्तलिफ है? मैं पहले आयशा आपको एक बता दूं बात, टू स्टार्ट विद। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की लेवल का एक्यूमेन, ऑनेस्टी एंड करेक्टर बहुत कोई कम लीडर होते हैं जिनके पास बिल्कुल ठीक या है। सो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग।
उनकी शख्सियत थी जिसने पूरे मुसलमानों को, इंडिया सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों को गैल्वनाइज कर दिया, इकट्ठा कर दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान बना। सो कायद आज़म वॉज एन एक्सेप्शनली अ ग्रेट लीडर एंड रिस्पेक्टेड। और ऐसे लीडर बहुत कम होते हैं। तो ये थी पाकिस्तान बनने के बाद। उसके बाद फिर बदकिस्मती ये हुई कि हमारी लीडरशिप सबसे ज़्यादा ख़राब की गई, और वो की गई विद इंटेंशन ये थी कि अमेरिका के हम फ्रंट लाइन स्टेट थे, अमेरिका का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था पाकिस्तान पे, तो वो मार्शल लॉ भी आते थे। जब फौज आती थी अपनी मर्जी के बंदों को सिलेक्ट करती थी और उनको मौका देती थी, वो डेवलप हो जाते थे। तो लीडरशिप हमारी इसके लिए ख़राब रही, और ये पाकिस्तान वो पाकिस्तान बिल्कुल नहीं है जो कायद चाहते थे। बट मेरा ख्याल है उधर को चले जाएगा, ये पाकिस्तान जा रहा है, एक तो खुशहाली की तरफ जाएगा। सर मुख्तसर साहब से एक सवाल का जवाब मैं लेना चाहूँगी क्योंकि टाइम भी कम है। आपने जिन्ना रफ़ी फाउंडेशन भी कायम की है, हमें उसके हवाले से बता दिए। देखिए, ये एक रिसर्च इंस्टीट्यूशन है जो हमने बनाई, और कोई 79 में बनाई थी, और ये रिलेटेड था टू रिसर्च ऑन पाकिस्तान मूवमेंट एंड कायद आज़म एंड पाकिस्तान बना क्यों और बना कैसे। अच्छा। तो ये वो था, और ये जो डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री थी उसको इसने क्लियर किया। सही। और उसमें रफ़ी भट्ट भी एक शख्सियत निकली बात। फिर उसके बाद कुछ चैरिटेबल भी करते हैं काम। फिर कुछ बच्चों का एक स्कूल खोला हुआ है जहाँ पे फ्री एजुकेशन और उनको यूनिफॉर्म एक्सेट्रा दिया जाता है। तो ये जिन्ना रफ़ी फाउंडेशन बेसिकली ज़्यादा रिसर्च पे है सर, और हिस्टोरिकल रिसर्च। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ आए। हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है कि आप हमारे प्रोग्राम में आज तशरीफ़ लेकर आए हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको फिर से खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, हमारे मुल्क में हर रोज़ बहुत से हादसात होते हैं, चाहे वो कार हादसात हों या किसी किस्म के हादसात हों जिसमें जान जाने का अंदेशा हो। लेकिन इन हादसात के बाद हमारी जो फैमिली है, हमने कभी नहीं ये सोचा, मतलब मैं खुद भी अगर ज़ाती तौर पे बात करूँ, हम ये नहीं सोचते कि अगर हमें कुछ हो जाएगा तो हमारी इलाज के हवाले से, हमारी सेहत के हवाले से ख़र्चा कौन करेगा, या फिर अगर हमें खुदा न खास्ता कुछ हो जाता है तो पीछे हमारी फैमिली है, उनको कौन देखेगा, उनको कौन ऐसी रकम दे जो कि उनकी गुजर बसर कुछ बेहतर हो सके। इसी सिलसिले में लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज़ होती हैं जो कि आपकी इंश्योरेंस करती हैं आपकी सेहत के हवाले से। कोई हादसा पेश आ जाता है तो इस हवाले से, आपके घर के हवाले से भी, अगर आप घर लेना चाहते हैं तो इस सिलसिले में, या अगर आप घर लेते हैं, जैसे हम गाड़ी लेते हैं और हम उसकी इंश्योरेंस कराते हैं, गाड़ी को अगर कोई हादसा पेश आ जाता है तो एक लिमिट होती है ना कि इस लिमिट में अगर गाड़ी को हादसा पेश आएगा तो इंश्योरेंस कंपनी उसको पे करेगी। मैं इस किस्म की बात करना चाह रही हूँ कि वो इंश्योरेंस हम नहीं करवाते हैं। और अगर हम अपने हमसाया मुल्कों में देखें तो वहाँ पर इंश्योरेंस का रुझान बहुत ज़्यादा है। अगर आप कभी अपने पड़ोसी मुल्क के एड्स देखें तो उनमें मोस्टली जो एड्स हैं वो इंश्योरेंस के हवाले से होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस के हवाले से। तो इसी तरह की एक कंपनी है EFU लाइफ इंश्योरेंस, और इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सर। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप आयशा? मैं ठीक हूँ सर। आपसे जानना चाहेंगे लाइफ इंश्योरेंस के हवाले से कि इसका मरकज़ी ख्याल क्या है और ये किस तरह लोगों को फैसिलिटेट करता है। सबसे पहले तो आयशा, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपके लियो TV चैनल के वसत से मैं अपने नाजरीन के साथ मुखातिब हूँ। और आपका सबसे पहला ये सवाल ये है कि EFU की मार्केट पेनिट्रेशन क्या है हमारे हमसाय मुल्क के हवाले से ना। असल में हमारे हमसाय मुल्क जितने भी हैं, क्योंकि हमेशा के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है इंडिया, बांग्लादेश, इन मुल्कों के अंदर मार्केट की जो पेनिट्रेशन है, लोगों के अंदर अवेयरनेस की जो चल रही है मुहिम, वो ज़्यादा चल रही है, अच्छा काम हो रहा है। लेकिन इसके साथ साथ हम अपने मुल्क के अंदर भी अवेयरनेस इंश्योरेंस के हवाले से उसके ऊपर बड़ी रैपिडली काम कर रहे हैं। अगर आज से 5 या 10 साल पीछे चले जाएं तो ये अवेयरनेस बहुत कम थी, यानी 1% से भी कम थी। तो अभी हेल्थ इंश्योरेंस और सारी इंडस्ट्री जो है वो बड़ी रैपिडली इसके ऊपर काम कर रही है। और मैं समझता हूँ कि हमारे जो नंबर्स हैं अवेयरनेस के हवाले से, इंडस्ट्री के वर्कआउट करने की वजह से काफ़ी बड़े हैं।
अच्छा मुजीब साहब, इस हवाले से आपसे जानना चाहूँगी कि आप कह रहे हैं कि मतलब पहले टाइम के मुकाबले में अब काफ़ी नंबर्स बढ़े हैं, मतलब आपको लगता है कि अब लोगों का इंश्योरेंस की तरफ रुझान ज़्यादा हो रहा है, ख़ास तौर पर वो किस किस्म की इंश्योरेंस करवाते हैं? जैसे मैंने अभी गाड़ी की एक मिसाल दी, हम अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस करवाते हैं, तो इंश्योरेंस में मतलब कौन कौन से सेक्टर्स हैं और लोगों का इंटरेस्ट इस वक्त किस चीज़ में है? देखिए, मैं इस वक्त EFU लाइफ के हवाले से आया हूँ। जो आप बात कर रही हैं दूसरी इंश्योरेंस, वो हमारी EFU जनरल डील करती है, तो हम पहले EFU लाइफ को डिस्कस करते हैं। तो असल में है ये है कि इस वक्त हम बेसिकली जो इस वक्त यहाँ पे हाजिर हुए हैं, हमने अपनी मीडिया कैंपेन चलाई है जिसमें है कि लाइफ का असली बैकअप जो है वो EFU लाइफ का है, मतलब उससे आपकी जो है वो पॉलिसी होना ज़रूरी है। आपने ये देखा है इस वक्त हम पाकिस्तान के तकरीबन 130 सिटीज़ के अंदर मौजूद हैं और 350 ब्रांचेस हमारी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर काम कर रही हैं, जो कि मार्केट पेनिट्रेशन कर रही हैं। और हमारा इस ऐड का मकसद ये है कि हम पाकिस्तान के हर घराने को इंश्योरेंस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें, इंश्योरेंस का कवर प्रोवाइड करें, ताकि हर बंदा इसको अवेल कर सके। और इसमें हमने अपना बड़ा ज़बरदस्त किया है कि जो लाइफ का असली बैकअप जिसको हमने दिया है, उसमें हमने कहा कि अगर आप लोग अफोर्डेबिलिटी के हवाले से बात की है कि अगर आप 100 रुपीज़ भी पर डे बचा सकते हैं, बल्कि इवन लेस देन 100 भी बचा सकते हैं, तो लाइफ में आप 5 मिलियन का कवर ले सकते हैं। कि अल्लाह ना करे अगर कहीं मिसहैप भी हो जाता है तो आपको 5 मिलियन की कवर की जो प्रोटेक्शन है उसके साथ आपकी फैमिली को एक बहुत बड़ा रिलीफ मिलता है। अच्छा, अगर हम मतलब एक लाइन में आपसे जानना चाहें कि व्हाट इज़ द बिग आइडिया ऑफ योर कैंपेन, तो आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? असल में बिग आइडिया यही है कि लाइफ का असल बैकअप EFU का जो है वो होना चाहिए। अभी इसमें आपने देखा होगा सबसे इम्पोर्टेंट जो इस वक्त है वो है कोविड-19 हमारे से होकर गुजरा है। यानी 2 साल कोविड के ऐसे आए हैं कि लोग इतने परेशान हो गए हैं कि या रब्बुल आलमीन ये क्या चीज़ नाज़िल हुई है। और आप हैरान होंगे कि सिर्फ EFU ने इस कोविड के 2 साल के अंदर 100 करोड़ के क्लेम पे किए, 100 करोड़ के क्लेम पे किए सिर्फ जिन लोगों की कोरोना की वजह से डेथ हुई है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, तो बाकी कंपनीज ने भी क्लेम पे किए होंगे, तो सिर्फ EFU ने इतने क्लेम पे किए, तो ये कितना बड़ा पैंडेमिक, मतलब ये पैंडेमिक को भी कवर करता है। जी, पैंडेमिक को कवर करता है। पैंडेमिक में हमने बहुत चीज़ें डिफरेंट की हैं, लोगों को हमने रिलीफ दिया है। ज़ाहिर है आपको पता है कि ये इस तरह का प्रॉब्लम आ गया था कि पता ही नहीं चलता था, एक रात अगर बंदा आपके पास आया दूसरे दिन पता ही नहीं चलता था कि उस चेहरे के साथ क्या प्रॉब्लम होता है। आपके बड़े क्लोज लोगों की इसके अंदर कैजुअलिटीज़ हो गई थी, तो हमने इसमें अपने लोगों को बड़ा फैसिलिटेट किया, अपने क्लाइंट्स को खासकर बड़ा फैसिलिटेट किया है। क्लाइंट को सबसे बड़ी जो फैसिलिटेट किया है कि हमारी जो पॉलिसी होती है वो 1 साल के बाद उसको दोबारा आपको रिन्यू करना होता है ना, उसको दोबारा उसकी पेमेंट करनी होती है, तो उसके लिए 30 डेज का पीरियड होता है, ग्रेस पीरियड। तो हमने अपने क्लाइंट्स को, क्योंकि जब कोविड आया तो उसमें लोगों के फाइनेंशियल प्रॉब्लम पैदा हो गए, जॉब्स ख़त्म हो गई, लोग फाइनेंशियल स्ट्रेस के अंदर चले गए, लोगों को तो समझ ही नहीं आ रही थी मैनेज कैसे करें, लॉकडाउन लग गए, तो उस लॉकडाउन की वजह से लोगों का जॉब्स वालों की जॉब्स खत्म हो गई, ऑफिस बंद हो गए। तो हमने कहा अनएक्सपेक्टेड वो चीजें हुई थी जिन्हें लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था। यानी ये नॉट इन पाकिस्तान, थ्रू द वर्ल्ड पूरी दुनिया परेशान थी कि ये क्या हो रहा है बेसिकली। तो हमने अपने क्लाइंट्स के लिए वो जो 30 डेज का ग्रेस पीरियड था उसको बढ़ा के 75 डेज के ऊपर कर दिया कि अगर इस अरसे के दौरान भी वो अल्लाह ना करे उनके साथ कोई मिसहैप हो जाता है और वो पेमेंट नहीं कर सके तो हम उनको क्लेम पे करेंगे, उनकी फैमिली को रिलीफ। आपने तो लोगों को क्लेम पे किया, लेकिन इस अरसे में आपने कंपनी को कैसे सस्टेन किया? मतलब बहुत मुश्किल होता है इस तरह की सूरत हाल में, पेंडेमिक के दिनों में, एक तो किसी कंपनी को सस्टेन करना और साथ साथ उसको लेके चलना, लोगों तक उस चीज़ को पहुंचाना जो कि उनको आप लोग अब पे करना चाह रहे थे। किस तरह आप लोगों ने सस्टेन? बड़ा ज़बरदस्त आपने सवाल किया है। इसमें वाकई हमें बहुत प्रॉब्लम था जब हमारे खुद ऑफिस नहीं खुल रहे थे, लोगों के साथ हमारा इंटरेक्शन ख़त्म हो गया था। तो हमने तो बंद था। ये जो मीडिया कैंपेन है कि लाइफ का असली बैकअप, इसका ही बेसिकली ये थीम है कि हमने जूम मीटिंग लोगों के साथ अरेंज करना शुरू कर दी। अच्छा। हमने स्काइप के ऊपर लोगों के साथ इन कांटेक्ट होने की शुरू कर दी एक्टिविटी, स्ट्रेटेजी बना ली। फिर हमने वीडियो चैटिंग के जरिए लोगों को साथ ये मैसेज पहुंचाना शुरू कर दिया, यानी प्रोएक्टिव हमने स्ट्रेटेजी अप्लाई की ताकि लोगों के साथ हम इन कांटेक्ट रहें और लोगों के साथ बातचीत होती रहे। कस्टमर्स को अपने साथ इन टच रखा ताकि वो परेशान ना होंगे कि प्रॉब्लम होता है तो हम उनको कैसे हेल्प आउट कर सकते हैं। तो हम बिल्कुल क्लाइंट के साथ इन टच रहे इस वाले से। दूसरा हमारा
ये तो हमारा क्लाइंट के हवाले से स्ट्रेटजी थी, दूसरी हमारी अपने एम्प्लॉयज़ के हवाले से स्ट्रेटजी थी, क्योंकि एम्प्लॉयज़ भी हमारा ऑफिस में नहीं जा रहा था, हम अपने एम्प्लॉयज़ को भी लुक आफ्टर करते रहे, क्योंकि उसके उन एम्प्लॉयज़ के हवाले से हमने किसी भी अपने एम्प्लॉय को की डाउन साइजिंग नहीं की, हमने अपने एम्प्लॉयज़ को मतलब लुक आप आफ्टर लोगों ने किसी को नहीं निकाला अपनी कंपनी से, ये बहुत बड़ी मिसाल है फिर तो पैंडेमिक के दिनों में इस तरह की सूरत हाल। इस वक्त हमारे पास 10,000 लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, माशाल्लाह। और हमने सबको लुक आफ्टर किया खास कर पैंडेमिक में, और लोगों ने उसको बड़ा, हमें हमारा क्लाइंट भी इससे बड़ा सेटिस्फाई हुआ और हमारा एम्प्लॉइज भी इससे सेटिस्फाई हुआ कि अच्छा, आपके ख्याल में पाकिस्तान में जो हालात हैं, कब क्या हादसा हो जाए हमें पता नहीं, खैर तो पूरी दुनिया में ऐसा है, लेकिन इतनी तेज़ रफ्तारी है, हमें नहीं पता कब क्या हो जाए, ये लाइफ इंश्योरेंस कितनी ज़रूरी है हर पाकिस्तानी के लिए? देखें कि लाइफ इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। आप देखें कि एक फैमिली मेम्बर है, मतलब हर बंदा जो घर से निकलता है वो काम के लिए निकलता है, ख्वाह वो जॉब के लिए निकलता है, ख्वाह वो बिजनेस के लिए निकलता है, तो हर बंदा फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेके चल रहा है ना। बिल्कुल। अब हम फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, किसके लिए जाते हैं? काम करते हैं अपने बच्चों को, जो अपने लव्ड वंस हैं उनके लिए, उनको हायर एजुकेशन देने के लिए हम काम करते हैं, अपने बच्चों के डेली के किचन के एक्सपेंस मीट करने के लिए काम करते हैं। और इन द लॉन्गर टर्म हमारा ये विजन होता है कि अगर अल्लाह खैर खरीद रखे, इफ नथिंग गोज रॉन्ग, एवरीथिंग इज फाइन एंड स्मूथ विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह, तो ताकि हम अगर 60 इयर्स के हो जाएं तो हम एक रिस्पेक्टेबल लाइफ गुजार सकें। तो EFU ने जो असली बैकअप दिया है वो ये है कि आपको बच्चों की एजुकेशन के लिए, एक फाइनेंसिंग के लिए एक बेहतरीन किस्म का प्लान, टेलर मेड प्लान बनाया है। आप जब वर्किंग लाइफ से रिटायर हो जाते हैं तो आपको 60 इयर्स के बाद एक क्वालिटी लाइफ इंजॉय करने के लिए पेंशन का एक जो सिस्टम बना के दिया है ताकि आप एक बेहतरीन लाइफ एंजॉय कर सकें। और अल्लाह ना करे ड्यूरिंग दिस हैप, देखें आप जब काम कर रहे होते हैं तो इसका मतलब पैसा जनरेट कर रहे होते हैं, ऐसा ही है, और वो पैसा आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर द टाइम बिंग, एक पल के लिए, एक मिनट के लिए आप देखें कि आप उस सर्कल से ऑफ हो जाते हैं, तो वो जो आप 1.5 लाख 2 लाख रुपया पर मंथ कमा रहे थे, वेयर डज दैट स्टैंड? आपकी फैमिली कहाँ पे स्टैंड करती है? अल्लाह ना करे ये कोरोना का जो 2 साल की वबा आई है, इसमें जिन लोगों के साथ प्रॉब्लम हुआ तो वो फैमिली फाइनेंशियल क्रंच में चली गई है। ऐसा ही है। तो हमने वो असली जो EFU लाइफ का बैकअप दिया है वो यही था कि अगर अल्लाह ना करे उस ब्रेड विनर के साथ, जो उस बंदे फैमिली का कमाने वाला बंदा था, उसके साथ की मिसहैप हो जाता है, तो जितने पैसे वो कमा रहा था उसका रिप्लेसमेंट दिया है कि उसकी फैमिली को मिलते रहेंगे। मतलब हम इसको अगर आसान लफ्जों में कहें तो कमेटी कह सकते हैं कि एक कमेटी डाली हुई थी जो बाद में निकली है, चाहे अल्लाह न बुरे वक्त से बचाए। समथिंग लाइक कमेटी इंश्योर्ड नहीं होती, लेकिन ये इंश्योर्ड होता है, इंश्योर्ड होता है कि आपको उतने पैसे दे देते हैं कि अगर वो किसी जगह भी पैसे इन्वेस्ट कर देता है फैमिली, तो उसको मंथली इतने पैसे मिल जाते हैं कि जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उसने अपने लिए और अपने बच्चों के लिए कम से कम बनाया है वो चलता रहेगा, तो एक रिस्पेक्टेबल लाइफ वो गुजार सकते हैं। सर, इसको हम बाहर के मुल्कों के जो लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स हैं उससे किस तरह कंपेयर कर सकते हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि अमेरिका, यूरोप, कनाडा, बरतानिया, मतलब हर बड़े मुल्क में तकरीबन हर शख्स ने लाइफ इंश्योरेंस करवाई होती है, तो आप उनको जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं आप उसको उससे किस तरह कंपेयर कर सकते हैं? मैं इस वक्त समझता हूँ कि जो बाहर के मुल्कों में लाइफ इंश्योरेंस है और हम उसको कम्पीट कर रहे हैं। अच्छा। और एग्जैक्टली हम उससे, मैं कहता हूँ, बेहतर प्रोडक्ट दे रहे हैं। और हर वो चीज़, मैं मिसाल के तौर पे ये जो पेंशन का मैंने आपको बताया कि रिटायरमेंट एज के ऊपर इंग्लैंड अमेरिका में तो वो आपका मंथली पैसे काटते रहते हैं। जी जी। तो फिर उसके बाद जब आप 60-65 ईयर्स के ऊपर होते हैं तो फिर वो आपको पेंशन की सूरत में देते हैं। तो यहाँ पे पाकिस्तान में तो हमने एक ही सेटअप के अंदर ऐसा सेटअप बनाया है जहाँ पे आप अपने बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए फाइनेंसिंग की फैसिलिटी EFU से ले सकते हैं। इमीडिएट आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आपकी फैमिली को पर मंथ एक्सपेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। और ये खासकर जो पेंशन का हमने बताया है ये तो बिल्कुल वेस्टर्न स्टाइल का है कि जब आप 60 ईयर्स के हो जाते हैं तो बाय कंसिडरिंग योर इनकम तो हम आपको पर मंथ पेंशन दे सकते हैं। जब तक आप जिंदा हैं तो आपकी क्वालिटी लाइफ आप एंजॉय कर सकते हैं। मतलब ये है आप किसी के मोहताज नहीं होंगे। हर इंसान के अंदर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का एक अंसर मौजूद होता है। ऐसा ही है। कोई भी नहीं चाहता कि मरना, कोई भी नहीं चाहता, हर बंदा जीना चाहता है। वो कहता है ना कि जन्नत तो हर बंदे को चाहिए लेकिन उसके लिए मरना नहीं है, कोई नहीं चाहता। तो हमने ये किया है कि ताकि जब अगर अल्लाह पाक ने आपकी एज
70 ईयर्स 80 ईयर्स लिखी है, तो जो 60 साल के बाद जो आपकी एज गुजरे तो वो क्वालिटी लाइफ गुजरे, आपको अपने बच्चों से मांगने की जरूरत ना पड़े, एक इंडिपेंडेंस लाइफ आप एंजॉय कर सकते हैं। इस सिलसिले में क्या आपको सिर्फ यंग एज में, अर्ली एज में ही इंश्योरेंस करवानी जरूरी है, या आप 60 ईयर्स तक पहुंच के वहां तक जाके भी इंश्योरेंस करवा सकते हैं? 60 ईयर्स के ऊपर भी आप लाइफ इंश्योरेंस ले सकते हैं, उसका प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एडवाइजेबल ये है कि आप इसको यंग एज में लें, 40s या 40 से पहले लें, ताकि आप उस लाइफ इंश्योरेंस को अपनी लाइफ में एंजॉय कर सकें। देखें, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत, मरना तो एक दिन बंदे ने है, लेकिन अब यह है कि वो लास्ट रिजॉर्ट है ना, एट द एंड ऑफ द डे ऐसा ही होना है। अगर उसके ऊपर भी कुछ मिलता है, आपकी फैमिली प्रोटेक्ट होती है, तो दैट्स ग्रेट, लेकिन ड्यूरिंग दैट टेन्योर आपकी लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो लाइफ इंश्योरेंस के सर मुख्तसरन आपसे जानना चाहूंगी कि आप लाइफ इंश्योरेंस को पाकिस्तान में इसका फ्यूचर क्या देख रहे हैं? लाइफ इंश्योरेंस का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, क्योंकि अभी आपको पता है कि बहुत सारी मार्केट ऐसी है जो अनटैप पड़ी हुई है ही नहीं है, तो सारी कंपनीज इसके ऊपर काम कर रही हैं, लेकिन EFU इसके ऊपर एक्सटेंसिवली मैसिव मीडिया कैंपेन के साथ, प्रिंट मीडिया के साथ, डिजिटलाइजेशन के साथ और मतलब एक्सटेंसिवली एग्रेसिवली इसके ऊपर काम कर रही है, जिसका सबूत ये है, सबसे बड़ा मज़े की आपको ये बात बताऊं कि इस वक्त जो EFU लाइफ है 40 लाख लोगों से ज़्यादा लाइफ को हमने इंश्योर किया हुआ है। अच्छा, तो ये एक बहुत बड़ा फिगर है, मैं समझता हूँ पाकिस्तान का, पाकिस्तान लीडिंग लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, और इस वक्त जो है 350 जो है ऑलमोस्ट हम ब्रांचेज है पाकिस्तान के अंदर, और 130 सिटीज़ को हम कवर कर रहे हैं। अच्छा, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हर कोने में पाकिस्तान के, कराची से लेके खैबर तक और खैबर से लेके कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान तक हर जगह पे हमारा नुमाइंदा, हमारा ऑफिस की रिप्रेजेंटेशन मौजूद हो, ताकि हम लोगों को नीड्स को कैटर कर सकें। और सबसे जो खूबसूरत बात है आशा, वो ये है कि हम ऐसे नहीं भेजते प्लान, हमारे टेलर मेड प्लान है, हर बंदे की डिफरेंट ज़रूरत है। सही है, सही है। जिस बंदे को जिस ज़रूरत के मुताबिक प्लान चाहिए, हम उसको उसकी ज़रूरत के मुताबिक प्लान प्रोवाइड करते हैं। सही। ख्वाजा मुजीबुर रहमान साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं, और अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, किचन की जानिब जाएंगे, आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक। आज हम फिर से मौजूद हैं रूह अफ़ज़ा की किचन में, लेकिन हम रूह अफ़ज़ा वाली कोई रेसिपी आज नहीं बना रहे हैं। अनम, आज हम क्या बना रहे हैं? हम फिर भी ये हमारा रूह अफ़ज़ा का किचन है, बहुत नहीं, मैंने कहा हम रूह अफ़ज़ा की बहुत मोहब्बत है अपनी इस किचन से, रूह अफ़ज़ा की किचन से। तो आज हम रूह अफ़ज़ा की किचन में बेसिकली बनाने जा रहे हैं वाइट चिकन कढ़ाई। जैसे कि आयशा आप देख रही हैं कि ये जो है पकने के प्रोसीजर में है। सिंपल जो है, मैंने आधा कप जो है ऑयल लिया था, 1.5 का जो है किलो वो चिकन है, इसको कढ़ाई कट में हमने करवा लिया था। उसके बाद मैंने अच्छी तरीके से जो है चिकन को फ्राई किया। फ्राई करने के बाद साथ साथ लुक भी दिखा दूं ना मैं जी, ये फ्राई करने के बाद मैंने इसके अंदर जो है अलग से जो इसके मसाले रेडी किए हैं वो ये है कि दही तकरीबन आधा किलो के करीब इसमें दही जाएगी। आधा किलो? जी, आधा किलो, क्योंकि 1.5 किलो क्योंकि बेसिक मसाला सिर्फ दही से ही बनना है, क्योंकि ना इसमें कोई प्याज है ना ही इसमें कोई टमाटर है, तो हमें ग्रेवी भी तो चाहिए ना, तो ग्रेवी बेसिकली हमें दही देगी। इसके अंदर मैंने अदरक डाला है तकरीबन मतलब जूलियन काट के तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब। उसके बाद मैंने इसमें हरी मिर्ची ऐड की है, इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड किया है, साबुत ज़ीरा ऐड किया है, साबुत सूखा धनिया ऐड किया है मैंने इसके अंदर, और सूखा धनिया पाउडर ऐड किया है, साबुत काली मिर्चें ऐड की हैं, और थोड़ी सी पिसी हुई काली मिर्चें ऐड की हैं, ताकि जो है हमारी कढ़ाई का कलर बिल्कुल भी ना ख़राब हो। बिल्कुल अलग से जब आपने दही का मटेरियल बना लेना है, जैसे आपका चिकन फ्राई हो जाएगा उसके बाद आपने जो है इसको डाल देना है चिकन के अंदर। अब ये लुक भी देखिए कितनी प्यारी इसकी लुक, बोटियों की जो लुक है, आप ये देखें, आपने कलर इसका बहुत प्यारा है। और डालने के बाद अच्छी तरीके से जो है आपने इसको रख देना ढककर, तकरीबन 2 घूंट के करीब, मतलब आधा ग्लास के करीब जो है मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया, डाल के पकने के लिए छोड़ देना। जब पानी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, लास्ट मोमेंट पे बिल्कुल कढ़ाई आपकी रेडी होगी, तब आपने इसके अंदर 1 कप के करीब क्रीम ऐड करनी है। अच्छा, क्योंकि व्हाइट कढ़ाई है वो क्रीम के बगैर, क्योंकि जो ये जब इसका पानी ड्राई हो जाएगा बिल्कुल तो फाइनल प्रेजेंटेशन आपने करनी है। अब जैसे डिश आउट करना है तो आपने इसके अंदर क्रीम ऐड करनी है। क्रीम ऐड करके सिर्फ 1 से 2 मिनट आपने इसको स्टर करना है, क्योंकि अगर आप ज्यादा देर जो है कुक करेंगे तो क्रीम अपना जो है ऑयल रिलीज करना। अच्छा, मैं यही बात आपसे पूछने लगी थी कि अगर हम क्रीम को ज्यादा कुक करते हैं वो तो ऑयल छोड़ जी, वो ऑयल, और टेस्ट भी बहुत हेवी सा हो जाता है। बिल्कुल। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपने देखी होगी कि मैंने 1.5 किलो
चिकन के अंदर सिर्फ आधा कप के करीब ऑयल लिया है। हाँ। क्योंकि क्रीम भी जो अब आप डालते हैं तो थोड़ा बहुत तो ऑयल उसने रिलीज करना ही होता है। तो जैसे ही वो अपना ऑयल रिलीज करना स्टार्ट मतलब पकना शुरू हो जाएगी तो आपने जो है डिश आउट करना है, ऊपर से गरम मसाला, हरी मिर्ची और हरे धनिया के साथ उसकी प्रेजेंटेशन गार्निश करनी है। अच्छा, अब हमारा टाइम भी थोड़ा सा है तो मैं चाह रही हूँ कि हम ये भी पक तो रहा है जी, लेकिन हम साथ साथ में डिश भी रख लेते हैं। अच्छा अनम, बाकी चीजें भी हम अपने नाज़रीन को दिखा देते हैं क्या क्या चीजें हैं इसमें जो ऐड करेंगी आप? वो है अभी ये तो कुक हो रहा है जी, ये कुक हो रहा है। अभी क्रीम ऐड, मुझे लग रहा है इसको थोड़ा टाइम लगेगा। जी बिल्कुल, ये अदरक और हरी मिर्ची है फाइनल प्रेजेंटेशन में जाएगी और ये क्रीम जाएगी इसके अंदर। ये अनम क्रीम का पूरा पैकेट है या? जी तकरीबन पूरा पैकेट है ये। अच्छा, और धनिया जाएगा ऊपर से गार्निश के अंदर। अच्छा, और अगर आप इसको थोड़ा सा इसका फ्लेवर हम थोड़ा सा और एनहेंस करना चाहें तो मैं सिर्फ इसके जो सॉल्टीपन को थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए उसके अंदर जो है तकरीबन ½ टीस्पून शहद भी ऐड कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि फ्लेवर बड़ा अच्छा, आपको पता है कि जब भी हम चाइनीज कुकिंग करते हैं तो नमक को बैलेंस करने के लिए हम कोई भी शुगर का कंटेंट ऐड करते हैं। हाँ। ताकि नमक बैलेंस तो हम और मोस्टली चाइनीज जो खाने होते हैं उनमें शुगर का टेस्ट या फ्लेवर लाजमी आता है। बिल्कुल लाजमी आता है। तो अगर आप डालना चाहे तो थोड़ा सा सिर्फ उसमें पता क्या होगा कि बिल्कुल भी मीठा नहीं होगा, क्या होगा इसका फ्लेवर बड़ा अच्छा एनहेंस होगा। अच्छा, और इसमें क्या ये विनेगर भी डाल सकते हैं? एप्पल साइडर विनेगर नहीं डाल सकते हैं? हमदर्द का एप्पल साइडर विनेगर है, ये बिल्कुल भी हम जो भी फूड जो कुकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है हम उसमें एप्पल साइडर विनेगर ऐड नहीं कर सकते क्योंकि उसका फ्लेवर होता है बड़ा तुर्श सा। तुर्शपन क्या करेगा कि आपके खाने को जो है वो कड़वे जायके की तरफ ले आएगा। इसलिए तो आपको पता है कि ये हमदर्द का जो रूह अफ़ज़ा नहीं हमदर्द का एप्पल साइडर विनेगर जो है वो ज़्यादा बेहतर होता है उसके लिए, वेट लॉस के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए और शुगर के लिए। और प्लस आप इसको अपने सैलेड्स में और अपने सूप्स में जो है वो डालकर एंजॉय कर सकते हैं। और अगर आपको उसका अच्छा रिजल्ट चाहिए, मतलब क्विक रिजल्ट चाहिए, तो आप जो है एक कप सुबह नीम गर्म पानी के अंदर 1 टेबलस्पून हमदर्द का एप्पल साइडर विनेगर डालकर पिए, ठीक है। उसके बाद अगर ज्यादा इफेक्ट चाहिए तो 2 टाइम भी आप इसको मैं बात सोच रही थी कि किसी शेफ के साथ शो करने का या काम करने का ये फायदा होता है कि कुछ चीजें आपको रूटीन में नहीं पता होती तो वो आपको पता चल जाती हैं। जैसे एप्पल साइडर विनेगर के हवाले से मुझे अब इतना कुछ नहीं पता था कि मतलब अगर हम उसको खाने में या जो खाना कुक हो रहा है उसमें नहीं डालते, अगर डालेंगे तो उसका टेस्ट जो है वो तुर्श सा हो जाएगा, थोड़ा कड़वा हो जाएगा। उसके लिए व्हाइट विनेगर होता है। उसके लिए जी बिल्कुल कुकिंग विनेगर, व्हाइट विनेगर होता है। अच्छा अनम, हाँ सॉरी आपकी, और ब्लैक बैलेमिसिक विनेगर एक होता है ब्लैक कलर का, वो भी जो होता है बड़ा यूज होता है कुकिंग के लिए और प्लस सैलेड्स के लिए भी। तो ये दोनों विनेगर्स जो हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं अपनी कुकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी। और जैसे कि ये जो हमदर्द का हमारा रूह अफ़ज़ा पड़ा हुआ है, तो अगर आपने एक कढ़ाई बनाई और साथ में एक जग मजेदार सा रूह अफ़ज़ा का बनाया, अब बेशक गर्मियां हैं तो आप जो है दूध रूह अफ़ज़ा भी जो है उनका एंजॉय नहीं क्या बात कर रही हूँ, सर्दी अब तो मौसम चेंज हो गया है, तो सर्दियाँ आ गई हैं, सर्दियों में भी पिया जाता है। और आप इस सर्दियों में अगर आपको जैसे आप कहीं जा रहे हैं बाहर और आपका दिल कर रहा है कुछ एनर्जी ड्रिंक लेने के लिए, तो आप ये दूध रूह अफ़ज़ा। अच्छा चले, हमारे प्रोग्राम का वक्त तो खत्म हो गया है लेकिन हमारी डिश अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। मैं कोशिश तो कर रही थी कि आपको किसी तरह दिखाऊं, हमारी पूरी नहीं बन सकी, लेकिन बहरहाल ये मजेदार सी डिश है जो प्रोग्राम के बाद हम खाएंगे। तो आज के प्रोग्राम से हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।